तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। ओके। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या लॉज यूज होते हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लें इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। ओके। तो देखो बच्चों, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वाई द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वा सॉल्यूशन और मॉल्टेन स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट। बात समझ गए कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सॉल्यूशन लिया जाए या फिर उसे मॉल्टेन स्टेट में लिया जाए और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके और उसका डिकम्पोजिशन किया जाए, मीन्स उसके दोनों आइंस को, कैटाइंस और एनाइन जो है, इनको अलग अलग कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। ओके। और जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, जिसमें पूरा इलेक्ट्रोलिसिस चलता है, उसे बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होंगे जो इनर्ट होते हैं, एक तो प्लेटिनम का और एक क्या, ग्रेफाइट का। दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको तो बोलते हैं एनोड, और इस एनोड में रखा जाता है पॉजिटिव चार्ज। और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें रिडक्शन चलेगा उसे बोलते हैं कैथोड, और उस पर होता है निगेटिव चार्ज। हम इस तरह से समझें कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड ऐसे लगे होते हैं जो एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, सॉल्यूशन में रख दिए जाते हैं। इसके लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज नहीं होंगे। और इस तरह से या तो एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, और इस तरह से यहाँ पर सपोज ये है हमारा एनोड और ये है कैथोड और ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। ये हो गया हमारे पास क्या बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट, और ये हो गए इलेक्ट्रोड्स, जिनमें से ये तो है कैथोड और ये क्या है बच्चों, एनोड। ठीक है। तो इस तरह से यहां पर भरा हुआ है एक सॉल्ट Ba मॉल्टेन स्टेट में, जो कि आयोनाइज्ड हो गया, एक तो B प्लस और प्लस क्या, A माइनस में। अब ये जब इलेक्ट्रोलिसिस चलता है बच्चों, तो देखो कैथोड में हम जानते हैं रिडक्शन होगा और वहां पर होता है निगेटिव चार्ज। तो जो कैटाइन है वो कहां पहुंचेगा, कैथोड में, और यहां जाके ये लिबरेट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरह से समझ गए ना कि कैथोड में रिडक्शन चलेगा और जो कैटाइन है वो इलेक्ट्रॉन लेके इस तरह से रिड्यूस हो जाता है। एनोड में पहुंचता है एनाइन जिसमें निगेटिव चार्ज है, और वो इस तरह से अपना निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड को दे के, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, लिबरेट हो गया। इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो गया एक सॉल्ट का, और यही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। और कंप्लीट एक रिडॉक्स रिएक्शन लिख दी जाए तो देखा जाए तो बस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और ए ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। और इस तरह से हमारे ये जो हैं, ये क्या कहलाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। समझ गए ना। अब मैं यहाँ एक बात बता दूं कि जो इस प्रोसेस में डेल्टा जी है बच्चों, वो तो होता है पॉजिटिव, और जो सेल पोटेंशियल होता है वो है निगेटिव। मींस अगर हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये कौन सा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ गए ना कि इसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन चलती है। मींस जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते रहेंगे तब तक ये प्रोडक्ट लिबरेट होते रहेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करना बंद कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना बंद कर देंगे, सेल काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। अब देखो बच्चों, अब आता है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ लिबरेट होते हैं। तो देखो पहला आता है कि व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कैरिड आउट इन द मॉल्टेन स्टेट, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए ना कि जब हम
पहला पॉइंट ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टेन स्टेट में लेते हैं, पिघली हुई, उसमें कोई वाटर ना हो, तब जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स होंगे या इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स होंगे बच्चों, वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस ही होते हैं, जिनमें से कैटाइन जो है कैथोड में लिबरेट हो जाता है और जो एनाइन है वो एनोड में लिबरेट हो जाता है। जैसे NaCl को हम फ्यूज्ड स्टेट में ले लें, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड में सोडियम और एनोड में मिल जाएगी क्लोरीन। इसके अलावा कोई अदर प्रोडक्ट्स, साइड प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। समझ गए बात को कि जब इलेक्ट्रोलाइट का एक फ्यूज्ड सॉल्यूशन लिया जाए या मोल्टेन स्टेट में लिया जाए, मींस अकेला इलेक्ट्रोलाइट पिघली हुई स्टेट में ले लिया जाए, तो एनोड में जो है वो देखोगे आप कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके नेगेटिव आयन डिस्चार्ज हो रहे होंगे और कैथोड में उसके पॉजिटिव आयन। इस तरह से ये हमें जो है प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पहली कंडीशन। ओके, अब देखो दूसरी कंडीशन है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइट का किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, कि जैसे आपको NaCl को आपने पानी में घोल दिया, तो जब हम क्या करें कि जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक जो सब्सटेंस है उसका एक्वस सॉल्यूशन लेके, तो उसमें एक तो वाटर के भी आइंस होंगे बच्चों H+ और OH, इसके अलावा सॉल्ट के आइंस भी होंगे कि जैसे Na+ और Cl- भी होगा, वाटर का H+ और OH भी है, तो ये सब आइंस एक साथ प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में। लेकिन चूंकि वाटर बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोलाइट, पुअरली आयोनाइज्ड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए बहुत कम आइंस होंगे, लेकिन होंगे जरूर। और इसी तरह से सॉल्ट कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाता है। अब आता है कि द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड अपॉन द डिस्चार्ज पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज प्रेफरेंशियल थ्योरी। फिर एक ऐसी कंडीशन में जब एक ही सॉल्यूशन में कई कैटाइंस, कई एनाइंस होते हैं ना बच्चों, तो अब आता है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा इलेक्ट्रोड पर। एनोड में कौन पहले पहुंचेगा, कैथोड में कौन पहुंचेगा, इसके लिए एक थ्योरी दी गई, डिस्चार्ज प्रेफरेंशियल थ्योरी। ओके, इसमें यह बोला गया कि आयन हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल आर डिस्चार्ज्ड फर्स्ट एट इलेक्ट्रोड। इसने ये कहा कि अगर एक से ज़्यादा कैटाइंस हैं या एक से ज़्यादा एनाइंस हैं, तो इलेक्ट्रोड्स पर पहले उस इलेक्ट्रोलाइट का आयन या जो इलेक्ट्रोलाइटिक आयन है उसका डिस्चार्जिंग होगा जिसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम हो। समझ गए ना कि मान लो क्लोराइड आयन है और OH- आयन है, तो इन दोनों आयन में से मान लो OH आयन का जो क्या है डिस्चार्ज पोटेंशियल वो कम है, तो पहले OH का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर क्लोराइड का होगा। सपोज क्लोराइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर मान लो कम है तो पहले क्लोराइड डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह से डिस्चार्ज पोटेंशियल की अगर हमें वैल्यूज पता है तो हम बता सकते हैं कि कौन सा आयन किस में डिस्चार्ज होगा। तो बाद में ये देखा गया कि कैटाइन विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल मींस लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, वो डिस्चार्ज फर्स्ट एट कैथोड। समझ गए बच्चों कि ऐसा कैटाइन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़े होंगे कि जिस कैटाइन का हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, पहले वो कैथोड में जाके क्या होगा बच्चों, लिबरेट हो जाएगा, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम माना जाएगा। अब जैसे मान लो क्लोराइड है और OH- आयन है। ओके, क्लोराइड का होता है 1.36 और OH का है बच्चों क्या, अच्छा पहले हम कैथोड की बात करें तो सपोज H+ है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0 वोल्ट और सोडियम आयन का है -2.72 वोल्ट। तो ज़्यादा किसको माना जाएगा, हाइड्रोजन का। और यही रीजन है कि अगर एक्वस मीडियम में आपने सोडियम NaCl डाल दिया तो पहले कैथोड में पहुंच जाएगा क्या, H+ और पहले वो रिड्यूस होगा, बाद में Na आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हायर मींस पॉजिटिव की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको उतना ही लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल माना जाएगा। और आगे चलें कि अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम सिल्वर का देखें या कॉपर का, तो उनका तो पॉजिटिव वैल्यू होती है और ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो अगर उनको वाटर में वो आइंस हैं कॉपर आइंस Ag+, तो पहले वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से अब आता है कि एनोड में पहले कौन आएगा, तो इसने कहा कि एनाइन विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल मींस लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल डिस्चार्ज फर्स्ट एट एनोड।
कि ऐसा एनाइन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा पहले वो एनोड में डिस्चार्ज होगा, क्योंकि वो माना जाएगा कि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है। समझ गए बात को फिर से, कि जब बहुत सारे कैटाइंस हों तो ध्यान रखना है कैथोड में पहले वो कैटाइन डिस्चार्ज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो, और जब बहुत सारे एनाइंस हों तो एनोड में पहले वो डिस्चार्ज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। ओके, अब देखो, अगर हम आते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस बाय इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जिसमें हमने लिया NaCl फ्यूज्ड, तो अभी हमने देखा था कि अगर हम फ्यूज्ड स्टेट में लेते हैं तो इसी इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वही इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होंगे। मींस कैथोड पर सोडियम जैसे यहाँ पर Na+ का रिडक्शन होगा, और एनोड पर क्लोरीन का, मतलब क्लोराइड आयन का, और इस तरह से क्लोरीन लिबरेट होगी, क्योंकि कोई अदर आयंस तो है नहीं इसमें। ओके, तो ये तो हो गया। अब आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। सपोज हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन या नमक या NaCl का है, तो हमने देखा उसमें NaCl डिजोल्व होगा तो Na+ और Cl- भी होगा, और H2O भी इस तरह से H+ और OH में लिबरेट होगा। लेकिन अब यहाँ आता है कि कौन लिबरेट होगा। तो देखो बच्चों, वैसे तो अगर आप देखोगे कि जो रिडक्शन पोटेंशियल Cl- का है, समझ गए ना, वो है 1.36 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल OH- का है 1.23 वोल्ट। ओके, अब आता है कि ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल में अगर आप देखें तो सब जो Cl और OH में तो OH का कम है, लेकिन यहां पर एनोड में OH ना मिलके क्या मिलता है, क्लोरीन। मतलब इसमें OH का ऑक्सीडेशन ना होकर क्या हो जाता है, क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है, जबकि रूल तो यह है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, मींस रिडक्शन पोटेंशियल कम है, पहले तो वो डिस्चार्ज होना था, ऑक्सीडाइज्ड होना था, तो इसका मतलब OH। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जब हम NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं ना, तो क्लोराइड आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं और जो OH हैं वो बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वाटर खुद ही एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो जल्दी OH लिबरेट नहीं करता, जल्दी OH को रिलीज नहीं करता। तो ऐसे में OH का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो Cl से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब इन हम ये कहें कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, हैविंग हाई डिस्चार्ज potential of OH minus ion than chloride ion Cl माइनस। समझ गए ना कि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं तो क्लोराइड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो पहले कहाँ पहुंच जाते हैं, एनोड में। OH धीरे धीरे H2O लिबरेट करता है और ऐसे में OH ज़्यादा नहीं होते, तो OH को एनोड तक पहुंचने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल लगने लगता है, किसके रिस्पेक्ट में, क्लोराइड्स की। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड आइडियल वैल्यू ये है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि जो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है वही उनका करेक्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल हो जाए उसमें कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं कि कॉन्सेंट्रेट क्लोराइड है तो इस तरह से OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, इसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल हो जाना, मतलब OH या ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। तो इसके कारण ऐसा हुआ है कि एनोड में हमें मिलती है क्लोरीन, और कैथोड में चूंकि Na+ और H+ में H का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो मिलेगी हाइड्रोजन। अब आता है कि अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं, मींस क्लोराइड आइंस कम होते हैं, तब ऐसे में OH काफ़ी होते हैं वाटर में, और इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल की इस कंडीशन में कि जो हम ये कहें कि जो ये है डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH, ठीक है, लेस देन डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH माइनस आयन, और इसीलिए हमें एनोड में ऑक्सीजन लिबरेट होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर OH क्या हो जाएगा, जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और कैथोड में तो वही हाइड्रोजन लिबरेट होगी। इसमें ये देखा गया कि एक कैस्टनर केल्नर सेल है, उसमें मरकरी इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है।
तो ऐसे में जो सोडियम आयन है ना बच्चों, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस के डिस्चार्ज पोटेंशियल से कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम मरकरी में जल्दी से जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से जहां पर हम एक्वस NaCl का सॉल्यूशन लें और मरकरी का इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो जहां हमें एनोड कैथोड में हाइड्रोजन मिलनी थी वहां सोडियम मिलता है। रीज़न ये है कि सोडियम का जो Na प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल है Hg इलेक्ट्रोड पर, वो H से कम हो जाता है और दूसरा बना हुआ सोडियम तुरंत किसमें, मरकरी में डिसॉल्व होके अमलगैम बना लेता है। और यही रीजन है कि यहाँ पर भी एक हमें एक्सेप्शन दिखता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है कि मरकरी इलेक्ट्रोड पर अगर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो कैथोड प्रोडक्ट क्या है, तो ध्यान रखें सोडियम। ठीक इसी तरह से डाइल्यूट अगर NaCl का यूज़ किया जाए तो एनोड प्रोडक्ट क्या है, तो ऑक्सीजन। अगर कंसंट्रेट यूज़ किया जाए तो एनोड प्रोडक्ट क्या है, तो वो है क्लोरीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 50%। तो देखो बच्चों, कंसंट्रेट H2SO4 आयोनाइज्ड होता है H प्लस और HSO4 माइनस में। अब आता है कैथोड में क्या होगा, तो ये जो H प्लस है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्ट करके और हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि H प्लस के अलावा कुछ है भी नहीं। और एनोड में जो HSO4 माइनस आयन है ये ऑक्सीडाइज्ड होता है और बनाता है H2S2O8। चूंकि ये भी एसिड है तो H प्लस लिबरेट हो जाते हैं और एक्चुअली में हमारे पास ये क्या मिल जाता है, एनोड प्रोडक्ट जो है पर डाई सल्फेट आयन। क्या है यहाँ पर, ये पर डाई सल्फेट आयन। ठीक है, तो इस तरह से जब हम H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लेके करते हैं तब हमें ये आयन मिलता है। वाटर मिला के इसको डाइल्यूट किया जाए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन जाता है बच्चों, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की एक इंडस्ट्रियल मेथड भी है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो डाइल्यूट में चूंकि ज़्यादा H प्लस आयन है और OH भी माइनस आयन है, तो H प्लस आयन तो वही कैथोड में लिबरेट होंगे, है ना, और एनोड में OH माइनस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल HSO4 माइनस आयन से कम होता है और यही रीजन है कि वहां पर OH का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन लिबरेट होगी। तो यहां पर डाइल्यूट का यूज किया जाए तो ये यहां पर क्या होगा बच्चों, एनोड प्रोडक्ट, जबकि कॉन्सेंट्रेट में एनोड प्रोडक्ट है पर डाई सल्फेट आयन। ओके, ठीक इसी तरह से फिर आ जाते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट कराएं बाय इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो अगर हम फ्यूज्ड कॉपर सल्फेट लें तो कैथोड में तो वही कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन होगा और एनोड में सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा और बनेगी SO2 जो कि लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व हो जाती है और O2 जो है गैस बन के बाहर आएगी। तो ये हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, एनोड प्रोडक्ट। अब हम अगर एक्वस कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं बच्चों तो उसमें H प्लस भी होंगे कॉपर आयन, चूंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मींस डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो कॉपर पहले रिड्यूस होगा कैथोड में। अब आता है एनोड में, तो एक्वस मीडियम है तो आप जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर OH का देखें तो 1.23 वोल्ट है और अगर हम सल्फेट आयन का देखें 2 माइनस का तो लगभग 2 वोल्ट के आसपास होता है, 1.98 के। तो इसका मतलब है कि रिडक्शन पोटेंशियल OH का कम है और यही पहले क्या होगा, एनोड में ऑक्सीडाइज्ड होगा और हमें जो एनोड प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ऑक्सीजन। इस तरह से, हालांकि सल्फेट के भी ऑक्सीडेशन से एनोड प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकल रहा था, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन OH के ऑक्सीडेशन से निकल रही। अब मान लिया जाए कि कॉपर सल्फेट एक्वस लेके और कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करके हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा। तो ध्यान रखें कि कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस हैं, तो ऐसे में कॉपर तो कैथोड में मिलेगा। अब आता है कि एनोड में कौन पहुंचेगा, तो देखो बच्चों, अगर हम यहां देखें कि OH का भी आपने देखा ये है 1.23 रिडक्शन पोटेंशियल और कॉपर का अगर आप देखोगे तो ये होता है 0.34 वोल्ट। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम है। इसका मतलब है जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड लगा के, तो जो कॉपर का एनोड है वो ही क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो OH को ऑक्सीडाइज करेगा तो इतना वोल्ट चाहिए, जबकि कॉपर को ऑक्सीडाइज होने के लिए इतना वोल्ट चाहिए। तो जैसे ही इतना 0.34 के आसपास पोटेंशियल पहुंचेगा तो एनोड ही ऑक्सीडाइज्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा
कि जितने कॉपर 2+ आयन कैथोड में लिबरेट होते जाएंगे उतने ही इक्विवेलेंट कॉपर 2+ सॉल्यूशन में बनते जाएंगे। तो ऐसे में कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट का इनर्ट इलेक्ट्रोड पे कराया जाए तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, और सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड लेके यूज़ कर दिया जाए तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ये भी आपको और दिखना है। मैंने लेकिन जो आए हैं अभी तक क्वेश्चंस उनको मैंने यहाँ पर बता दिया। ये हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स। तो समझ गए बच्चों कि ऐसा कैटाइन पहले जाके रिड्यूस होता है कैथोड में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, और एनोड में ऐसा एनाइन जाके पहले ऑक्सीडाइज्ड होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। और इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मिलते हैं। अब हम आते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, इसको अच्छी तरह से समझना है। न्यूमेरिकली भी ये खूब आते हैं क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट लॉ है फेराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसने फेराडे फर्स्ट लॉ में आप देखोगे कि ये जो लॉ है ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, कि कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो कितना हमें प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोलिसिस में मिलेगा। तो ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड। मतलब हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए ना, कि इसने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रोड्स पर जो अमाउंट डिपोजिटेड होगी, लिबरेटेड होगी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस W लिबरेटेड अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये है इसका लॉ। तो ये है ए, ठीक है, कि अमाउंट लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, या W इक्वल टू Z इंटू Q। अब यहां पर जो Z है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और जो Q है ये है I इंटू टी। तो इस तरह से I इंटू टी को हम अगर हम 1 कर देंगे, अभी हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे Z को, तो यहां तक बढ़ जाए, फिर Z इक्वल टू होता है बच्चों इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट अपॉन 96500। मतलब जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो जिस एलिमेंट के लिए Z लेना है उसके इक्विवेलेंट मास को हम इससे डिवाइड कर दें तो Z आता है। क्योंकि 96500 कूलॉम जब हम पास करते हैं, मतलब हम यहाँ ध्यान रखें कि 96500 कूलॉम से मिलता है ई अमाउंट, ठीक है, इतना अमाउंट। तो 1 कूलॉम से कितना मिलेगा, तो हो जाएगा 96500 कूलॉम, ठीक है, ये अमाउंट आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाता है बच्चों, Z। तो Z की जगह मैंने ये रख दिया, तो ये हो गया W इक्वल टू ई अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। Q इक्वल टू होता है I एम्पियर में करंट और T टाइम सेकंड में। तो इस तरह से जब 100% एफिशिएंसी होगी तो W जितना करंट आप पास रहे हैं, क्वांटिटी पास कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको W लिबरेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर परसेंटेज जो करंट एफिशिएंसी है, मतलब जितना करंट यूज़ किया जा रहा है उतने 100% यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो कितना यूज़ हो रहा है वो करंट एफिशिएंसी है, इससे मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं W कि कितना लिबरेट होना चाहिए था। वो इससे आएगा जब 100% करंट एफिशिएंसी हो, लेकिन उस करंट का कुछ पार्ट हीट में या किसी और रेजिस्टेंस में यूज़ हो गया तो करंट एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाएगी, तो जो अमाउंट एक्चुअल में लिबरेट होती है उससे थोड़ा कम होगी। अगर हमें यहाँ पर 100% एफिशिएंसी लेके चलें तो हम इससे भी निकाल सकते हैं W इक्वल टू फेराडे, सॉरी W इक्वल टू ई इंटू फेराडे। आप जितने फेराडे, 1 फेराडे पास करोगे तो जितना इक्विवेलेंट मास होता है उतनी लिबरेट हो जाएगी। 2 फेराडे पास करोगे तो 2 इक्विवेलेंट के बराबर मास आ जाएगा, इस तरह से। और आप देखें इस तरह से कि अगर किसी आयन में n प्लस चार्ज है, n इलेक्ट्रॉन लगते हैं और वो इस तरह से लिबरेट हो जाता है, टोटल चार्ज लेस हो जाता है, तो कितने फेराडे लगेंगे आपसे पूछ लिया जाए तो n के इक्वल। अगर आपसे कहा जाए क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना होगा तो ये 96500 इंटू n कर दो, और इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले तो n इंटू n कर दो।
ठीक इसी तरह से कोई एनाइन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, एन इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं और उसमें भी इस तरह से पूछ ले, तो इसी तरह से आपको फैराडे, क्यू और ई काउंट करना है। बात समझ गए? और अगर आपको डेफिनीशन आ जाए कि जेड क्या है, ठीक है, तो इसको हम जानते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करें, तो अभी आपने देखा W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, तो आई तो कर दें 1 एम्पियर और टी कर दें 1 सेकेंड, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जेड। मीन्स क्या कहलाएगा कि जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एलिमेंट या जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, लिबरेटेड एट, कब लिबरेट होती है बच्चों, कि एट 1 एम्पियर, ठीक है, करंट फॉर 1 सेकेंड पास्ड इन सॉल्यूशन, तो यही कहलाएगा बच्चों जेड ऑफ एलिमेंट, कि जिस एलिमेंट के सॉल्यूशन में आपको लिबरेशन कराना है, जिस एटम का या एलिमेंट का, तो उसका जेड निकाला जाएगा। तो जेड इस तरह से आप देखते हैं कि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक, मीन्स एक, इसको पूरा जो होगा इतनी वैल्यू, मीन्स 1 कूलम्ब करंट हो गया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 कूलम्ब, ठीक है, करंट क्वांटिटी ली जाए, इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी ली जाए, तो जितनी अमाउंट लिबरेट होगी एलिमेंट की, वही उसका जेड है। और अगर इसकी यूनिट पूछ ले कि इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, तो W इक्वल टू जेड इंटू क्यू है, तो जेड इक्वल टू W अपॉन क्यू मीन्स ग्राम और पर कूलम, तो ये इसकी क्या होती है, जेड की यूनिट हो। समझ गए ना? तो इस तरह से जेड को अगर डिफाइन करने आ जाए या उसके बारे में पूछे, तो ये अगर कोई आयन है, उसका चार्ज दे रखा है, टोटल उसको हटाना है, तो कितने फैराडे, कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, इन रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे MnO4 1 माइनस से Mn2 प्लस बन रहा है, तो आपसे पूछे कितने फैराडे यूज होंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 प्लस है और यहाँ जाके कितना हो रहा है 2 प्लस, तो कुल कितने फैराडे लग गए बच्चों, 5। क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी कितने हो जाएगी, 5 इंटू 96500 कूलम। ठीक इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम बनाना है, तो कितने फैराडे यूज होंगे, 3, इलेक्ट्रॉन्स 3 ऐड हो गए। तो इस तरह से 27 ग्राम, आप देख रहे हैं कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितने लगेंगे, 96500 इंटू 3 या 3 फैराडे या 3 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉपर ऐसे कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम लिया जाए, तो देख रहे हैं आप कि 2 फैराडे से 40 ग्राम कैल्शियम मिलेगा, तो 1 फैराडे से 20 ग्राम कैल्शियम मिल जाएगा, तो 1 फैराडे लगेगा या क्वांटिटी 96500 कूलम लगेगी। इस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक इसी तरह से लिखा, कैलकुलेट द मास ऑफ Ag ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 9650 कूलम 965 कूलम चार्ज इन सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ AgCl। तो अब आप ये फॉर्मूला लगाओगे WAG EAG 96I इंटू टी, तो डायरेक्ट Q आपको दे दिया गया 965 कूलम, तो आपने ये वैल्यू पुट अप की, तो ये आ गया 1.08 ग्राम। क्यों? क्योंकि Ag का इक्विवेलेंट मास हो गया 108, Q की वैल्यू I इंटू टी डायरेक्ट दे रखा है 965 और ये हो गया, तो इस तरह से आपको मिला 1.08 ग्राम सिल्वर। ठीक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि 3 एम्पियर का करंट पास्ड थ्रू फॉर 2 आवर्स इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, देन 3 ग्राम कॉपर डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट करंट एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या है बच्चों, करंट एफिशिएंसी। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, W इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी इंटू करंट एफिशिएंसी अपॉन 100 परसेंटेज में। तो आपको कॉपर की अमाउंट बताई गई है, कितने ग्राम मिल रही है, 3 ग्राम। इसका इक्विवेलेंट मास कितना है, 31.75, ये हो गया 96500। आई एम्पियर में करंट है, टाइम दे रखा है 2 आवर्स, मतलब हम सेकंड में ले लें, और हमें एन की वैल्यू या सॉरी करंट एफिशिएंसी परसेंट में इससे कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप इसे कैलकुलेट करके देखना न्यूमेरिकली कितना आता है, 100% से तो नीचे आएगी। ठीक है, तो ये तो था बच्चों फैराडे फर्स्ट लॉ, जो कि आप देख रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उससे कितनी अमाउंट लिबरेट होगी, इसका रिलेशन है। फिर हम आ जाते हैं फैराडे सेकंड लॉ। देखो, फैराडे सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू
इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एंड इक्विवेलेंट मास, या हम सीधा कह सकते हैं कि जो एलिमेंट लिबरेट हो रहे हैं उनके इक्विवेलेंट मास और उनकी लिबरेटेड अमाउंट में क्या रिलेशन होगा, यही है फैराडे सेकंड लॉ। तो देखो इसने ये कहा है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, समझ गए ना, देन द मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच आर लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रो या इक्विवेलेंट मास। ठीक सीधा ये है कि अमाउंट लिबरेटेड एट इलेक्ट्रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास। तो इस तरह से W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E मीन्स जिसका इक्विवेलेंट मास ज़्यादा है वो ज़्यादा लिबरेट होगा। बच्चों देखो इस तरह से समझो, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ सपोज NaCl है, यहाँ पर हम देखें कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर सपोज ये है, तो ये NaCl है, ये मान लो ये GCl है और ये है हमारे पास CuSO4। ठीक है, हम तीनों को बराबर करंट एक फैराडे का करंट देंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉपर, यहाँ पर सपोज हमें मिल रहा है Ag और यहाँ पर जो लिबरेट हो रहा है वो होगा सोडियम। तो सोडियम तो मिलेगा 23 ग्राम, Ag जो मिलेगा 108 और जो कॉपर मिलेगा 31.75। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा Ag मिल रहा है, उतना ही करंट दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका इक्विवेलेंट मास ज़्यादा है। तो इसने यही कहा है कि लिबरेटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक है एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए सब में सॉल्यूशन में, तो लिबरेट होने वाले एलिमेंट्स के जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे। समझ गए ना, मान लो दो एलिमेंट है तो ए के इक्विवेलेंट इक्वल टू बी के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। मीन्स इक्विवेलेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर इक्वल व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। कि डिफरेंट सॉल्यूशंस में जब हम सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे क्वांटिटी, तो आप देखोगे कि उनके इक्विवेलेंट्स बिल्कुल बराबर होंगे। मीन्स W अपॉन ई एन ए इक्वल टू W अपॉन ई ए जी इक्वल टू W अपॉन ई सी यू। कि अगर ये 23 ग्राम है तो ये 23 ग्राम इक्विवेलेंट मास है, तो ये 108 ग्राम है तो इसका इक्विवेलेंट 1108 ग्राम है, ये 31.75 है तो 31.75। तो आप देख रहे हैं कि 1:1:1 में मिलेंगे हमें क्या, Na, Ag और कॉपर। तो सेम क्वांटिटी सेम इक्विवेलेंट्स, यही है इसका लॉ। तो इसका मतलब है कि अगर हमें ये पता हो कि हमें एक इलेक्ट्रोड पर कितना एक एलिमेंट मिल रहा है और उसका इक्विवेलेंट अगर हम कन्वर्ट कर लें, तो ऑटोमेटिक है कि आप दूसरे एनोड इलेक्ट्रोड पर कितना एलिमेंट मिलेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ऑब्टेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देन व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड, तो W अपॉन ई हाइड्रोजन इक्वल टू W अपॉन ई O2, मतलब हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट इक्वल टू ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट। तो हमें मिल रहा है 4 ग्राम 2 मोल हाइड्रोजन। इक्विवेलेंट मास कितना होता है हाइड्रोजन का, जो है कितना 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो आप देख रहे हैं कि जो हमें ऑक्सीजन मिलेगी वो 32 ग्राम। मीन्स इसके भी तो 4 इक्विवेलेंट हो गए ना। क्यों? क्योंकि 8 ग्राम का 1 इक्विवेलेंट, तो बराबर इक्विवेलेंट हो गए। मीन्स अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन के 4 इक्विवेलेंट तो ऑक्सीजन के भी 4 इक्विवेलेंट। मीन्स इसका अगर 4 ग्राम मिलेगा तो इसका 32 ग्राम मिलेगा, अगर इसका 2 ग्राम मिलेगा तो इसका 16 ग्राम मिलेगा, इसका 1 ग्राम तो उसका 8 ग्राम। तो बराबर इक्विवेलेंट लिबरेट हो गए। ऐसे है 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पास्ड इन वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ गैस लिबरेटेड एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। तो देखो बच्चों, अगर हम ये देखें कि 2 मोल H2O टोटल डिकम्पोज्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि यहाँ 4 प्लस हैं और 2 माइनस हैं। तो इस तरह से 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो इन 4 मोल इलेक्ट्रॉन में से टोटल वॉल्यूम हाइड्रोजन, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन मोल में अगर हम ये कहें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 मोल में, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल हाइड्रोजन गैस कितनी बन गई या कितने मोल, तो 4 ग्राम मतलब 2 मोल H2, तो 11 या हो जाए 22.4 इंटू 2 मीन्स 44.8 लीटर, तो अकेला क्या बन गई H2। और ऑक्सीजन का देखो आप कि जब ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन बन रही है, तो 1 मोल,
ठीक है, O2 मिल रही है, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन का वो कितना है 22.4, तो टोटल वॉल्यूम मिला 67.2 लीटर। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। और भी हैं, देखो, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। ठीक है, तो इन रिडक्शन के लिए आपको अगर चार्ज की कैलकुलेशन करनी है तो ऐसे कर सकते हैं, 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम बनने में तो 3 फैराडे, MnO4 1- से Mn2+ बनने में 5 फैराडे, एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम बनने में 3 फैराडे। तो इस तरह से आप इनको कूलॉम चार्ज में भी चेंज कर सकते हैं कि कितना कितना चार्ज हो गया। 3 चार्ज 3 इंटू, अगर हम यहाँ चार्ज की बात करें तो 3 इंटू 96500 कूलॉम, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 96500 कूलॉम, तो यहाँ ये चार्ज हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से मोल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो मोल्स निकालने तो नंबर ऑफ फैराडे पास्ड अपॉन चार्ज ऑफ आयन, इससे निकाल सकते हैं। जैसे 4 फैराडे पास्ड हो रहे हैं AgNO3 में, CDS में, तो ये फॉर्मूला है बच्चों। अगर आपको मोल में किसी एलिमेंट निकालने हैं कि कितने मोल्स, तो ये फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे पास्ड अपॉन चार्ज ऑफ आयन। जैसे मैंने कहा 4 फैराडे पास्ड इन AgNO3, CDS, AlCl3 और PbCl4, तो मोल्स ऑफ Ag तो हो जाएंगे, आप देख रहे हैं 4 फैराडे 1 चार्ज तो 4 मोल, CD के हो जाएंगे 4 मोल 2 चार्ज तो 2, ठीक है 2 मोल। एल्यूमिनियम में 4 चार्ज 4 फैराडे 3 चार्ज है तो 4/3 मोल। और इसी तरह से तो ये क्या निकल रहे हैं मोल में, इस तरह से ये हो गया इस तरह से। और पीबी के आप देख रहे हैं मिलेगा 1 मोल। तो रेशियो क्या हुआ AgCd का 6:12। ठीक है, एलसीएम लेके करोगे तो इस तरह से 3, तो ये 12, ये 6, तो ये 4, तो ये 3, तो इस तरह से इनका रेशियो आएगा। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन है, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through metallic wire for 2 hours, then how many electrons flow through the wire। तो पहले क्वांटिटी I इंटू टी, तो 5 एम्पियर 2 आवर्स, तो इतने कूलॉम करंट पास हुआ 93600 कूलॉम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 96500 कूलॉम अगर करंट पास होता तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होते हैं, तो इतने 3600 से इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे वायर में, कितने में 2 आवर में, जब 0.5 एम्पियर का करंट पास किया जाएगा। तो इस तरह से ये थे बच्चों फैराडे लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, सिंपल से, और भी टफ क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन सिंपल करें नीट के हिसाब से बहुत सही है मैटर इतना। तो इस तरह से हमने देखा, ये टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस से, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस में कौन कौन से लॉज ही अप्लाई होते हैं वो मैंने आपको बता दी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।